चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आवाज़ आ रही है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो भी देखते रहिएगा, ठीक है। और हमने थ्योरी वाले भी वीडियो बना दिया है, आपकी हिंदी साहित्य का कंप्लीट आपके यहाँ पर वीडियो है, आपकी हिंदी साहित्य के थ्योरी वाले, तो उसको भी प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल कह सकते हैं चैप्टर वाइज हमने कवर करा दिया है, बिल्कुल लगातार, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए सभी के कमेंट दिख रहे हैं, परेशान मत होइए, सभी के कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, रीतबद्ध काल में पहुंच चुके हैं, है ना, रीतबद्ध में पहुंच गए थे। और क्वेश्चन दिया गया है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चलिए यहाँ पर दीजिए जवाब, फटाफट जवाब दीजिए कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चलिए काफी लोगों के जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपके जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, वो कैसे चाहिए। चलिए तो यहाँ पर आवाज खरल खरल हो। चलिए अब आ रही है, चलिए अब आ रही है, चलिए अब आ रही है, अब सही है। चलिए अब सही है, चलिए अब सही है। चलिए थोड़ी देर में सही हो जाएगी, थोड़ा बहुत नेटवर्क इधर उधर कर रहा होगा, है ना, नेटवर्क इधर उधर कर रहा होगा, सही हो जाएगा एक आध मिनट में। चलिए बताइए किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका है किसकी, तो आपकी केशव दास की है, किसकी है, केशव दास की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अब यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि जो आपकी केशव दास है वो रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ठीक है, केशव दास रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं, तो आपकी रसिक प्रिया, ठीक है ना, और आपके यहाँ पर कौन सी है, रतन बावनी, ठीक है, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, चंद्रमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका, है ना। और देख सकते हैं रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट और भी आपके से जुड़े हुए हैं कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीत ग्रंथ है, कैसे हैं, तो कवि प्रिया, कवि आपका रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये कैसे हैं, रीत ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। किसमें, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और आपकी छंदमाला में किया गया है, ठीक है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है, ठीक है, राम से आपको राम कथा याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और अगला है रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जस चंद्रिका आश्रयदाताओं को प्रस्तुत है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनने वाला है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिखा में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है, किसमें, नखशिखा में, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अदर, यहाँ पर जो कि आपके ऑब्जेक्टिव है। हाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है, ठीक है, रामचंद्रिका में महाकाव्य शैली अपनाई गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब आपके क्वेश्चन। थ्योरी नहीं भाई, आप लोग थ्योरी देख लेते तो ऐसे घबराते हो जिससे कि शेर आ गया हो आपके जंगल में। थ्योरी बिना थ्योरी पढ़े क्या आप लोग जीवन पार कर लोगे क्या, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिना थ्योरी की पार कर लोगे क्या। थ्योरी ऐसे आती तो ऐसे लोग जैसे आप बब्बर शेर आ गया हो और बिल्कुल भागने लगते हो जैसे कि थ्योरी पढ़ना हो। कहो तो हम थ्योरी पढ़ाना ही बंद कर दें, सीधा आंसर लगाना शुरू कर दें, सीधा आंसर भी बोलना कर शुरू कर दें। बिना थ्योरी के हो जाओगे क्या, बिना रोटी को आटा लगाए हुए क्या ऐसे पका दोगे क्या, बिना ऐसे पक जाएगा, पेट भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। चलिए बताइए यहाँ पर
रामचंद्रिका के कवि कौन है? आज के बाद आपको थ्योरी कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो कौन सी थ्योरी हो, चाहे कैसे भी हो। बिना थ्योरी के अब आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, कभी भी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग का जीवन केवल अंधकार में चाहते हो कि हमारा जीवन अंधकार चला जाए। चलिए बताइए यहाँ पर रामचंद्रिका के कवि कौन है? रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर केशव दास आ रहा है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर केशव दास बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, चलिए हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? चलिए 5 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है रसिक प्रिया का, जो कि आपके केशव दास इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विज्ञान गीता के लेखक कौन है? अगर थ्योरी ना पढ़ाई होती तो ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते, है ना। थ्योरी पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और हमने बताया कि अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसी थ्योरी से क्वेश्चन बनने वाले भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञान गीता के जो लेखक है कौन है? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर केशव दास। ऑप्शन सी केशव दास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है जस चंद्रिका जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? चलिए 9 का जवाब देना है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? चलिए तो यहाँ पर भी जवाब क्या बनेगा आपका? आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? चलिए तो अभी आपने देखा कि रामचंद्रिका, काव्य प्रिया और विज्ञान गीता ये तीनों है किसके हैं? तो आपके केशव दास की हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है भाषा भूषण, और भाषा भूषण किसका है? तो ये है महाराजा जसवंत सिंह का। किसका है? महाराजा जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का आपका है, ये कह सकते हैं आपका ग्रंथ। ठीक है, और यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। ठीक है, कैसा है? अलंकार कृत आपका विषय ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? केशव दास की नहीं है। तो देखो आपने पढ़ा रामचंद्रिका इन्हीं की है, रसिक प्रिया इन्हीं की है, और आपकी विज्ञान गीता भी इन्हीं की है। लेकिन यहाँ पर दिया है अनेकार्थ मंजरी किसकी है? चलिए बताइए अनेकार्थ मंजरी जो है वो आपकी किसकी है? चलिए बताइएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि अनेकार्थ मंजरी जो आपकी है वो किसकी रचना है। चलिए अगर आप रेगुलर रहे होंगे तो आप जरूर जवाब देंगे, क्योंकि इस प्रश्न को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है। चलिए तो यहाँ पर 11 का जवाब यहाँ पर तो सी हो गया है, लेकिन है किसकी? नंददास की है। किसकी है? नंददास की है। हमने कल भी इसे बताया था, नंददास की है। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भाषा बोल न जनाई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह जो पंक्ति है ये है आपके केशव दास की। किसकी है? केशव दास की है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। केशव दास से संबंधित आपकी पंक्ति है। इसके माध्यम से कह सकते हैं ये व्यक्त करते हैं कि परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। ठीक है ना, इनके माध्यम से जो आपका पॉइंट है इसमें बोला गया है कि परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। ठीक है ना, मतलब लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता है, ये कह सकते हैं इस पंक्ति में बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? कह रहा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिन ना विराजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति है आपके केशव दास की। किसकी है? केशव दास की है। इन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्ति रचित किया है केशव दास ने। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नया प्रश्न मिले तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कह रहा है भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, ये किसकी है? तो अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का जवाब आपका सी हो जाएगा, केशव दास की है ना, केशव दास की, क्योंकि पहला आपने पढ़ा है तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? देखो यहाँ पर पूछा गया है भिखारी दास, है ना, आचार्य भिखारी दास जो कृति है वो भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, वो कौन सा है?
तो इसका जो जवाब बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो ये है आपके रीत काल के रीतबद्ध धारा के आपके कवि हैं भिखारी दास जो हैं, ये रीत काल के रीतबद्ध धारा के श्रेष्ठ आपकी हिंदी कवि हैं, है ना। और ये इनकी जो आपकी बनेगी वो आपकी दो हैं यहाँ पर, काव्य निर्णय और रस सारांश, ये दोनों ही हैं किसकी? आचार्य भिखारी दास के हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही हैं, काव्य निर्णय और रस सारांश, दोनों ही भिखारी दास की हैं, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि भिखारी दास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपके प्रतापगढ़ के निकट आपका हुआ था, ठीक है। मृत्यु आपके बिहार में आरा के निकट आपके भभुआ में आपकी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? भिखारी दास की नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए यहां पर दीजिए, तो आपका 17 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहां पर देखो, रस सारांश भिखारी दास की है, ठीक है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है, लेकिन भाषा भूषण, अभी हमने आपको बताया था कि भाषा भूषण किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की। किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह के है, जसवंत सिंह के है भाषा भूषण, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? चलिए यहाँ पर देना है, और जितने लोग जुड़े हैं तो उतने लोग लाइक तो कर दिया करिए भाई। सब लोग जितने लोग जुड़ जाते हैं उतने लोग ही यहाँ पर लाइक कर दिया करें, ताकि कम लोग भी रहें तो हमें तो ऐसा लगे कि हाँ जितने लोग हैं पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। जितने लोग हैं उतने पढ़ने वाले हैं, नहीं तो इतने लोगों फिर क्या होगा, फिर वही जानते हो फिर कि ज़्यादा कोई अगर कोई क्लास आपकी लगी होगी तो फिर वही जो एग्ज़ाम चलता है उसी एग्ज़ाम की तैयारी चालू हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो जितने लोग जुड़ते हैं उतने लोग तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? रीतबद्ध कवि हैं, यहाँ पर देना है 18 नंबर में। चलिए 18 नंबर में कौन सा हो जाएगा? तो आपके देखो अभी हमने बताया था कौन सा, तो आपकी भिखारी दास, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा भिखारी दास, आपका जवाब बन जाएगा भिखारी दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन से हैं? शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? 19 नंबर में जवाब देना है, और इसके भी जवाब क्या हो जाएंगे? आपके भिखारी दास हो जाएंगे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है। अगर इसकी हम थ्योरी बता देते तो हो सकता है जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आप सही कर देते, लेकिन आप लोगों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, तो इस कारण से डायरेक्ट आंसर पढ़ लीजिए, क्योंकि आंसर पढ़ने से आपकी मेमोरी क्या होगी? शायद बचत हो जाएगी। अगर थ्योरी बता देते तो आपकी मेमोरी बच जाती, लेकिन अब आप क्या है, मेमोरी को भरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। भिखारी दास की रचना कौन सी है? चलिए बताइए कि भिखारी दास की रचना कौन सी है? भिखारी दास की रचना कौन सी है? 20 नंबर में देना है। चलिए यहाँ पर देखो भिखारी दास की, तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा, देखो चिंतामणि तो हो नहीं सकती है ना। यहाँ पर जो काव्य निर्णय है, अभी आपने 5-6 क्वेश्चन पढ़ा ना, तो यहाँ पर याद रखिए काव्य निर्णय जो आपकी है, काव्य निर्णय है, ये किसकी है? भिखारी दास की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है रस कविता को अंग कामा भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति जो है किसकी है? रस कविता को अंग कामा भूषण है, भूषण सकल। ये पंक्ति दी गई है आपकी भिखारी दास ने, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी भिखारी दास के ही बन रहे हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? मतलब केशव दास को किस वर्ग में रखा गया है, ये पूछा गया है। केशव दास को किस वर्ग में रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए केशव दास किसके अंतर्गत आपके आएंगे? 23 नंबर में। चलिए केशव दास आते हैं किसमें? तो आपके रीतबद्ध, किसमें? रीतबद्ध, जो कि आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा कि ये रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। रीत धारा के कवियों में याद रखिए अलंकार जो हुआ है वो नायिका भेद आदि के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। मतलब कि रीत वाले जो कवि धारा हैं उनमें अलंकार और नायिका के भेद आदि के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें से जो आपके हैं केशव दास और पद्माकर, मतीराम, ये प्रमुख रूप से आपके माने जाते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, तो केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया है। और इन्होंने काव्य में अलंकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। किसका, अलंकार का महत्व इन्होंने सबसे ज्यादा दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। यहां पर जवाब दीजिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब यहां पर बनेगा सी नंबर आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सोलंकी राजा रुद्र। ठीक है, भूषण हिंदी रीत काल के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इनको जो दिया था वो सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था, सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। ठीक है, भूषण की उपाधि। ठीक है, और ये जो आपके रहे थे वो महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां कह रहा है शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है। चलिए, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है, घनानंद, बिहारी, पद्माकर या आपके भूषण, कौन बनेगा। तो ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा भूषण। कौन है आपके, तो आपके भूषण आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब दे रहा है, कह रहा है शिवा बावनी के रचयिता का नाम बताइए। शिवा बावनी के रचयिता के नाम आपको बताना है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर देना है, 26 नंबर में। चलो देखो, यहाँ पर जो बिल्कुल यूपीएससी वाले हैं वो अगर ना भी पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टीजीटी, पीजीटी के और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर उद्धार नहीं होने वाला हिंदी में। आप अपने आप को कमजोर महसूस करते रहोगे, जैसे खाना खाने में आप लोग कमजोरी महसूस करोगे, लेकिन अगर खाने के साथ दूध वगैरह और कुछ पौष्टिक आहार लेते रहोगे तो आपको अपनी सेहत पर लगेगा कि नहीं हम कुछ खा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही केवल खाते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता, कुछ ना कुछ कमजोरी आपको महसूस होती है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य को भी जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ हमारे शरीर में लग रहा है कि हम एग्जाम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको भी जरूरी है। चलिए, यहाँ पर शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है, इसका ऑप्शन बन जाएगा भूषण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, भूषण बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो बताइए वीर रस में किसने लिखा है, पद्माकर ने, भूषण ने, बिहारी ने या घनानंद ने। तो ऑप्शन आपका बनेगा 28 का बी नंबर, आपके भूषण ने आपके वीर रस में कविताएं लिखा है, किसमें, रीत काली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी के और दूसरे किसके थे। तो देखो यहाँ पर भूषण बोला गया, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, पहले थे शिवाजी के, है ना, तो दूसरे किसके थे, दूसरे किसके दरबार के। तो अभी आपने पढ़ा था छत्रसाल, है ना, पढ़ा था ना, और बताया भी था छत्रसाल के थे, छत्रसाल के, पहले शिवाजी के और दूसरे छत्रसाल के थे। तो आपका जवाब हो जाएगा 30 में सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भूषण रीत काल की किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जवाब जल्दी से दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपने कई बार हमने अभी पढ़ा दिया है, तो अब तो आप सही कर सकते हैं, है ना। भूषण रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए, 31 नंबर के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है सी और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए, जिन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है उनका जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए, रीतबद्ध काव्यधारा से। किससे है, रीतबद्ध काव्यधाराएं सिद्ध से नहीं है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। चलिए, 32 नंबर में भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। नोट करिएगा इस प्रश्न को, भूषण का वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम था। ठीक है, क्या था, घनश्याम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की जो रचना है वो आपकी कौन सी है। चलिए, यहाँ पर 33 नंबर जवाब देना है, 33 नंबर में महाकवि भूषण की रचना है क्या, तो ये है छत्रसाल दशक, है ना। अभी आपने पढ़ा था छत्रसाल दशक। हमने कहा है कि वीडियो को बस आप सुनते रहिए, सुनते रहिए और सुनते रहेंगे ध्यान लगाकर, तो आप सही कर लेंगे।
ना 100 में आप पूरे सही कर पाएंगे, तो 100 में कम से कम आप ये समझिए कि आपको 50% तो एक बार में सही हो सकते हैं। सर प्लीज कमेंट देखिए थ्योरी। अरे दुर्गा पांडे जी, हम आपका कमेंट देख लिए हैं, परेशान ना हो, है ना, हम आपका कमेंट देख लिए हैं। चलिए यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न कह रहे शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में मिलता है किसका? तो अभी हमने बताया था कि इनकी रचनाओं में या इनके समय में जो आपके होते हैं आपके अलंकार का, किसका? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का मिलता है। तो ऑप्शन अडप का यहाँ पर सी हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, मतलब अलंकार का जो प्रयोग हुआ है वो आपके किस पर किया गया है? तो किस पर किया गया है? ये किया गया है शिवराज भूषण, क्योंकि इन्हीं की रचना है तो शिवराज भूषण में होगी। सिंपल सी बात है कि जो इनकी रचना है उसी पर आपका होगा। याद रखिए, एक पॉइंट नोट करिएगा कि भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं, है ना। शिवराज भूषण में, मतलब कह सकते हैं शिवराज भूषण में 105 अलंकार दिए गए हैं इन्होंने। और हमने बताया भी है कि अलंकार बहुत ज्यादा होते हैं। सोच सकते हैं शिवराज भूषण कविता में ही मात्र 150 अलंकार दिए हैं। कहीं कहीं एक अलंकार के साथ अधिक उदाहरण मिल जाते हैं, और कुछ अलंकार में कौन से? तो आपका उपमा, उपमेय, प्रतीप, अतिशयोक्त आदि अलंकार आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा गया है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इनमें से कौन से कवि हैं जो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि है, मतलब हिंदू जाति के कवि आपके माने जाते हैं। यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर ए नंबर, ये है आपके भूषण। कौन है आपके? तो आपके भूषण है। भूषण को इन्होंने वरीयता दिया है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन के बारे में कई कवियों की बातें झूठी करार कहा सकता है। इनमें से यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, भूषण आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, भूषण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गंग कवि का जन्म स्थान बताइए। गंग कवि, याद रखिए गंग कवि भी कैसे कवि हैं? तो आपके रीतकालीन काव्य धारा के कवि हैं। कैसे हैं? रीतकालीन काव्य धारा के ये कवि हैं आपके गंग, जिनका जो जन्म है वो 1538 से लेके 1625 ईस्वी तक इनका है, जो कि रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। इनका जन्म हुआ था इटावा में। कहाँ पर? इनका जन्म हुआ था इटावा जिले में, एक गांव पड़ता होगा एकनार गांव। ठीक है, एकनार गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था? गंगाधर था। क्या नाम था? गंगाधर इनका मूल नाम था। इनके 3 ग्रंथ आपके महत्वपूर्ण मिलते हैं। एक है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। देखो 3 पॉइंट हमने बताया। क्या बताया? हमने बताया गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तब इसका जो जवाब है कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट और भी इनसे बनते हैं। क्या कि किस जाति के थे? तो आपके ब्राह्मण जात के थे। ठीक है, ब्राह्मण जात के ये आपके थे। अकबर के दरबारी कभी भी रहे हैं। ठीक है, ये अकबर के दरबारी कभी भी रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो भी बनेंगे उनको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है तुलसी गंग दो भाई सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? तो इसके जो आपके हैं वो आपके कौन? तो आपके भिखारी दास बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, भिखारी दास ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दो भाई भय सुकवन के सरदार। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि नैन नचाए कहो मुस्काई लता फिरायो खेलन होरी, पंक्ति जो है वो किस कवि की है? तो पंक्ति संबंधित आपको एक वीडियो दे देंगे, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। जब ढेर सारी पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्राप्त ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, पद्माकर। ठीक है, अब पद्माकर से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे।
अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पद्माकर से होंगे। क्या बनेगा कि पद्माकर, जो कि याद रखिए इन्होंने होली विषयक सवैया है, मतलब जो कह सकते हैं पद्माकर है ना, पद्माकर की जो आपकी है कह सकते हैं होली विषयक सवैया है। इनका जन्म जो हुआ था ये 1880 संवत में, कब? 1880 संवत में आपके बांदा में हुआ था। ठीक है, बांदा में हुआ था। किसका? पद्माकर का। इनके पिता का नाम मोहनलाल था, मोहनलाल था। ठीक है, और पद्माकर जो हैं वो रीत काल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आपको इनको याद रखना है। अंतिम समय में क्या हुए थे? ये आपके कानपुर तट आपके चले आए थे। यहीं पर पूरा जीवन इन्होंने लगभग 7 वर्ष पूरे किए थे कानपुर में। ठीक है, प्रसिद्ध रचना इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना इनकी है गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है नैन नचाए कहो मुस्काई लता फिर आए हो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है? चलिए 40 नंबर में तो अभी हमने बताया था होली शब्द आ गया ना, होरी, तो आपका किसका है? पद्माकर का हो जाएगा। सी नंबर पद्माकर का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गंगा लहरी किसकी रचना है? चलिए अब बताइए गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? यहां पर 42 नंबर में। चलिए गंगा लहरी पूछा है तो जवाब बन जाएगा बी, आपके पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की है। देखिए कि पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। कितने? पद्माकर के द्वारा 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। एक है हिम्मत बहादुर, ठीक है, दूसरा है क्या? पद्म भरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप शहीदी, ठीक है, और काल 25, ये आपके मिलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? चलिए 43 का ऑप्शन राइट सही कौन सा बन जाएगा? चलिए प्रबोध 50 अभी हमने आपको बताया कि प्रबोध 50 के कौन है, तो आपके पद्माकर है। ऑप्शन बने आपका डी नंबर, पद्माकर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? चलिए फिर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कह रहा है पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन बनेगा डी, पद्माभरण। पद्माभरण और एक इनका और भी है जगत विनोद, है ना, कौन सा है? जगत विनोद। ये पद्माकर के रीत ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में अलंकार का विमोचन इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन याद रखिए, काव्य रसायन किसकी है? भूषण, देव, बोधा या ठाकुर? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देव की है। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो आपके देव की है। और इनके बारे में हमने 2-3 पॉइंट आपको फिर से बता दे रहे हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था इटावा जिले में। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अनेक राजाओं के दरबार में गए, है ना, नवाबों के यहाँ रसोइयों के आश्रय में रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में लगभग आपकी हुई थी। इनकी रचनाओं में काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, ये 4-5 क्वेश्चन के ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ ऐसे नहीं आएगा, इतनी आसानी समझ नहीं आएगा। अगर आप पहली बार अगर आप कोई चीज पढ़ोगे ना तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये हिंदी साहित्य सबके बस की बात होती है ना, सबके बस की बात होती तो हिंदी में सब 50 में 50 लेके आ जाते, है ना, और 50 में 50 वही लाते हैं जो लोग पूरी तरीके से इच्छुक होते हैं, है ना, हर सभी के बस की बात नहीं है। चलिए देव कवि किस जिले के थे? देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा? तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन में आपका डी नंबर। जो कवि देव हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में 1673 ईस्वी के आसपास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन हो जाएगा? सुजान विनोद के रचनाकार। तो अभी आपने देखा कि अभी हमने बताया सुजान विनोद के रचनाकार आपके कवि देव है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जाति विलास के रचयिता, जाति विलास के रचयिता कौन है?
तो जाति विलास के रचयिता भिखारी, देव, मतीराम या भूषण। तो इसका भी राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर कवि देव हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अष्टायाम किसकी रचना है? अष्टायाम किसकी रचना है? सेनापति, कविदेव, भूषण या पद्माकर। तो 49 का भी जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर कविदेव की रचना है अष्टायाम। ठीक है, देखो अभी हमने बताया कि जितने भी हम पॉइंट बता देते हैं तो आप लोग क्या होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जब हम बताना शुरू करते हैं तो कुछ लोग कट्टी मार लेते हैं, है ना, सोचते हैं क्या बता रहे हैं सर जी भी, है ना, सीधा सीधा नहीं आते हैं, डायरेक्ट लाइन पे नहीं आते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। लेकिन आपको पता है इधर घुमाने से पहले जो भी क्वेश्चन बनेगा वो वहीं से आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? नहीं है तो देखो यहाँ पर 50 नंबर में पहला दिया है भाव विलास, जो कि है। अष्टायाम इन्हीं की है, जगत विनोद इन्हीं की है, लेकिन अलंकार गंगा, ठीक है, अलंकार गंगा ये इनकी कृति नहीं है। तो ऑप्शन बने आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रीतबद्ध कवि, रीतबद्ध कवि देव हैं, ये कैसे हैं? रीतबद्ध कवि देव हैं, ये अलंकारवादी हैं, रीतवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं या रसवादी हैं? तो ये कैसे हैं? तो ये हैं आपके रसवादी। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, रसवादी बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर होगा, ये रसवादी हैं। ठीक है, याद रखिए, इनको नोट कर लीजिए, ये रसवादी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मतीराम की भाषा है, मतीराम की जो भाषा है वो आपकी कैसी है? चलिए, मतीराम की जो भाषा है वो आपकी कैसी है? यहाँ पर आपका 54 नंबर में बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक भाषा, याद रखें कि ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल परंपरा रही है और हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़ चढ़कर देखा जाए तो आपके साहित्य ब्रज भाषा में ही देखने को मिलते हैं, है ना। खड़ी बोली की साहित्य भाषा बनने से पूर्व ब्रज भाषा ही मुख्य रूप से आपकी आई रही है और यही आपकी साहित्य भाषा रही है। इसी कारण मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, साहित्यिक ब्रज भाषा ऑप्शन रेड का हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे आते हैं और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया, जो कि देख सकते हैं रीत मुक्त काव्य में हम लोग आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं? रीत मुक्त काव्य में हम लोग आ चुके हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे रीत मुक्त, आपको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, जो लोग हम आपको बता दें, जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक भी क्लास कह सकते हैं मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके टीजीटी पीजीटी, है ना, और जो आपके होते हैं कौन से प्रवक्ता आपके होते हैं, एनवीएस के होते हैं, केबीएस के होते हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती आपके हैं, ठीक है, प्रवक्ता से संबंधित जितने हैं वही आपके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि अगर आप ये नहीं आप करोगे तो फिर यही कहोगे प्रैक्टिस करवा दीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के करवा रहे हैं, याद रखिएगा। अगर इन पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है और ऐसे प्रश्न को आप नहीं पढ़ोगे तो अपने भविष्य के साथ आप लोग अपना समझिए।